तो रिकॉर्ड शुरू हो गया होगा। देखो, आज का जो टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा, और ब्रोंकियल अस्थमा को शोबई दम्मा कहते हैं, और अरबी में इसको जैकुन नफ्स कहते हैं। इसलिए हम लोग के किताब में ज्यादातर जैकुन नफ्स से तस्करा है, और दम्मा को उसे दम्मा हिंदी लैंग्वेज है, और रब्बू रब्बू ब्रोंकियल अस्थमा को यानी रब्बू बोहर इस नाम से लोग जानते हैं। और आम जान की जो आम चाल की जुबान में भी, खासकर इंडिया में भी हम लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं, उसका नाम से दम्मा दम्मा, और उससे ब्रोंकियल अस्थमा या आजमा भी, अस्थमा को आजमा के नाम से प्रोनाउंसिएशन में भी लोग लेते हैं कि आजमा ब्रोंकियल अस्थमा। तो आज का जो टॉपिक है ये है। तो टॉपिक में सबसे पहले कुछ उर्दू हम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को उर्दू भी एग्जाम में लिखना है और इंग्लिश भी लिखना है, दोनों मिक्स करके लिखना है। तो अस्थमा को रब्बू यानी दम्मा की फेफड़े की बीमारी है कहते हैं। इसमें इंसान यानी रेस्ट के बावजूद, आराम के बावजूद भी बार बार सांस लेने पर मजबूर होता है। यानी दोनों सांस, दोनों रेस्पिरेटरी में दोनों सांस के बीच के जो दरमियानी होता है वक्फा जो होता है कम होता है, यानी जल्दी जल्दी जो रहता है, और वक्फा यानी इंस्पायरिटी कम हो जाता है, एक्सपेक्टिव बढ़ जाता है। तो ये में अक्सर रब्बू के नाम से करते हैं। और यूनानी में बक्कोल शेख जो है, बक्कोल शेख है, शेख बोलिशीना जो है, शेख बोलिशीना जो है, उन्होंने दम्मा को कहा कि दम्मा एक लंबी बीमारी है जिसमें मिर्गी या तसनुज के मानी दौरे पड़ते हैं। यानी इसमें पढ़ते हैं कि स्टेटस अस्थमा में क्या होता है, दौरा है, यानी एग्जैक्शन ऑफ अस्थमा में होता है, दौरा पड़ता है, यानी पेशेंट सुना जाता है, उसको करे जा सकता है, बैठ जाता है, लंबा लंबा दौरा पड़ता है। पेशेंट बैठ करना ये खराब, बैठना ही चाहेगा, अगर बैठा है तो खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसको खड़ा होने लगेगा, लाठी पकड़ के आराम से, यानी इतना बैठा भी रहे चाहेगा, लाठी पकड़ के कुछ इतना ज्यादा दम्मा पड़ता है। इसलिए इसको मिर्गी या कन्वर्जन के मान उसको हो सकता है। तीसरी बात है बकोर समरकंदी है, ये बहुत बड़ा ये भी बोला है कि दम्मा जो है दरअसल सर आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, अच्छा ठीक। ये तो बकौल समरकंदी समरकंदी के हिसाब से, एक मिनट ठीक है ना, एक यहाँ बकौल समरकंदी जो है, दम्मा दरअसल औरू के खुसना यानी ब्रोंक्यूल्स का वर्म हार है, जिससे बलगमी रतूबत तरसा होती है, यानी खारिज होती है। सांस की तंगी के लिए दम्मा का लब बहुत ज्यादा मशहूर है, और जिससे हर कश बिना कश आक्षेप होता है। और हम अभी बोली थी अरबी में दम्मा को नफ्स कहते हैं। और दूसरा लैंग्वेज मैंने कहा कि इसको दूसरा जो लैंग्वेज जो है रब्बू इसलिए कहते हैं कि कसबतुल रिया और अरुक खुसना यानी ब्रोंकस और ब्रोंकुल्स की छोटी छोटी शाखों में झिल्ली में इस्तिमा खून और हवा की इंतफाक हो जाता है, और उस नालियों से खास किस्म की बलगमी रतूबत मुतरसा होने लगते हैं, तो उससे रब्बू कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खून आना, कभी कभी ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंकुल्स का रेप्चर होने की वजह से खून थोड़ा सा जाता है, ऐसा नहीं है कि उस नाली में ब्लड का हो जाता है, बल्कि उस खुसना में ब्लड कफ होता है, कफ का डिपोजिशन होता है। ब्रोंकुल्स में कफ का यानी अल्वियोला है, उसमें कफ का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण सांस ब्रोंकुल्स में ब्रोंकस नेरुम हो जाता है, जो जिस तरह इंफीजमा में बताया था नेरुम हो जाता है, उसमें सिगरेट और स्मोकिंग की वजह से कॉमन होता है। लेकिन इसमें जो है अक्सर एलर्जन कॉमन जो है एलर्जन की वजह से इसमें जो है कॉमन एलर्जन की वजह से या एसनोफिलिक की वजह से
क्या, और अक्सर जो कोमा जो होता है, एडेमा जो होता है ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जन की वजह से होता है, कि जिसकी वजह से होता है, और इसिनोफिलिक की वजह से, इसलिए बार बार रिकरेंट होता है ये। इसी कारण एल्वियोला में कफ जमा हो जाता है, ब्रोंकियल्स में जमा हो जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो दूसरी बात, ब्रोंकियल अस्थमा को बोहर भी कहते हैं। बोहर है, बोहर मीन्स एक समुद्र की तैरना बोहर जी है, बोहर भी कहते हैं। सीना फेफड़े में कल्ब की हरकत व हरारत की वजह से कंजेशन हो जाता है, जिससे हवा के मुनाफिद और मुकामात तंग हो जाते हैं और सांस में तंगी आ जाती सर है। आवाज नहीं आ रही है क्लियर। गौर करते हैं। हेलो हेलो, आती अभी? हेलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ। यस सर अभी आ रही है। अभी आ रही है। अब मैं पंखा बंद करो, फैन की वजह से पंखा बंद करो, बंद करो फैन। वो एक लैंग्वेज है बोहर, काफी देर से नहीं ठीक आ रही है? थी, तो मुझे लगा मेरे में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक लफ्ज है बोहर। हेलो बोहर, आवाज आ रही है? अब देखो तो। हेलो, हाँ सर अब आ रही है आवाज। बोहर सीना फेफड़े में कल्ब की हरकत और हरारत की वजह से कंजेशन हो जाता है, ठीक है? बोहर उसको कहते हैं, जिससे हवा के मुनाफिद और मकामात तंग हो जाते हैं और सांस में तंगी आ जाती है, और उसको बोहर बोहर या बोहर कल्बी भी कहते हैं। उसको दैट इज कॉल्ड, अंग्रेजी में कार्डिक अस्थमा कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? कार्डिक अस्थमा कहते हैं इंग्लिश में उसको। इसलिए इसको और नाम से, मुतरादिफ नाम से लोग जानते हैं। आप मॉडर्न की क्या करें तो ब्रोंकियल अस्थमा में जो डिफाइन में है, अक्सर जो अस्थमा में सबसे बिल्कुल पहले आवाज नहीं आ रही सर, आवाज बिल्कुल क्या नहीं आ रही करें? है, कट कट के आवाज आ रही है। हेलो, हाँ फोन आ जाता है इसलिए आ जाता फोन। ब्रोंकियल अस्थमा, इतने समझो कि अस्थमा को ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं। और ब्रोंकियल अस्थमा में सबसे पहला जो अस्थमा होता है, याद रखना, बच्चों से होता है, चाइल्डहुड अस्थमा, ठीक है? चाइल्डहुड अस्थमा यानी बर्थ के कुछ दिनों से, बर्थ से शुरू हो जाता है चाइल्डहुड अस्थमा। एक पहले करो कि डॉक्टर हैं, मतलब कि क्लास ले रहे हैं, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, जबकि उतना देर से पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो अभी वो टीपी आए उस पर से थोड़ा दिक्कत है। एक, हाँ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ हाँ बस बस बस। अब तुम लोग ऐसे बोलते तो आवाज ठीक रहता है, लेकिन जब पढ़ाना शुरू करते तो उससे आवाज घबरा जाता है। क्या क्या बीच में आ जाते हैं, 1 मिनट। बारिश की वजह से नेटवर्क बहुत स्लो हो गया। हाँ एकदम, वो अभी फिर फंस गया। देखो कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, फंस गया। अभी देखो इधर चिड़काने आ गया, तो निकल गया क्या? स्लाइड शेयर खत्म हो गया। हेलो हेलो, स्लाइड शो नहीं हो रहा अभी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट स्लाइड शो कर देते हैं। हाँ शेयर कर देते हैं। देखो स्लाइड शेयर हुआ, अब हो गया होगा सर अब शो हो रहा है स्लाइड। ठीक। देखो ब्रोंकियल अस्थमा में सबसे पहला जो होता है चाइल्डहुड अस्थमा होता है, चाइल्डहुड अस्थमा याद रखना। तो पहला जो टैप है चाइल्डहुड अस्थमा, जो किसी एज में हो सकता है, लेकिन ये जो बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर बच्चा यानी 11 साल के अंदर ही को चाइल्ड में, यानी उसे चाइल्ड में तो हम लोग 5 से 7 साल तक चाइल्ड में कहते हैं, लेकिन 11 साल के अंदर जो आता है जो अस्थमा होता है उसको चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। क्योंकि जब पैदा लिया, न्यूमोनिया अटैक किया पेशेंट को,
ब्रोंकुल्स कमजोर हुआ, वीकनेस हुआ, या एलर्जन के बाहर से निकला, एलर्जन हुआ, इसके कारण से अक्सर पेशेंट को दम डिस्निया नो एक्सर्शन दम फूलने लगती है। तो बच्चों में सबसे पहला चाइल्डहुड अस्थमा होता है एलर्जन की वजह से। दूसरा जो एक कोई एनी एज में हो सकता है, यानी एडल्ट में होगा, दैट इज कॉल्ड फैमिलियर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री होगा, या एलर्जन बार बार धूल गर्दा में काम करेगा, इंडस्ट्री काम करने वाला, उसमें भी अस्थमा होगा। तो दो तरह। तीसरा एलर्जन अस्थमा होता है एलर्जी की वजह से, जैसे इस्नोफिलिया जो है, कॉमन मौसम चेंजिंग इलाका में रहने वाला इलाका, या इस्नोफिल की वजह से, या रिकरेंट एलर्जन की वजह से, तो ये 3 टाइप का अक्सर एलर्जिन होता है। उसके बाद मेन 3 तरह के अस्थमा का ये टाइप होता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा का डिफिनेशन है कि, हेलो सुनाई दे रही है? हेलो जी हाँ जी सर। हाँ सर, आ रही है बात। ठीक है। ब्रोंकियल अभी अस्थमा बहुत अच्छा आवाज है। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे। इसलिए इसमें भी इसलिए क्रोनिक बोला गया है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम, बच्चा में तो क्रोनिक नहीं हुआ, एक्यूट में हो गया, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, और लॉन्ग टाइम के बाद लोग को पता चलता है। मान लिया बच्चा में हुआ निमोनिया अटैक हुआ, एलर्जीन, लेकिन उस टाइम में नहीं पता चला, बाद में उसको लगा कि फिर से दम फूलने लगा, तब कहा कि वो चाइल्डहुड अस्थमा है। इसलिए उसी वक्त सर्टेन हम लोग पहला जो दम बच्चा फूलता है तो उसको डायरेक्ट अस्थमा नहीं कर सकते हैं, निमोनिया कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, क्योंकि एलर्जी से वह चेंज होकर अस्थमा हो जाता है। क्योंकि ब्रोंकस का न्यूरोन एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, डिपोजिट से, कफ का डिपोजिट से वीकनेस उसके वजह से है। इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकते कि पैदा हुआ ब्रोंकस न्यूरोन हो गया। तो इसलिए कहा कि ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे characterized by air flow obstruction, due to the air flow में bronchus, bronchus, bronchial and bronchial hyper activity and mucus production है, यानी उसके बाद एल्वियोलाई में म्यूकस का प्रोडक्ट रिकरेंट होगा, इसको कहेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। देखो ब्रोंकियल अस्थमा में इम्फिज्मा में भी होता है, लेकिन देखिए इसमें भी नोरिंग हो जाता है। इसमें भी देखो ये ब्रोंकस है, ये अपन नॉर्मल एयरवे है, लेकिन ये एयरवे अस्थमा में क्या होता है, ये डिपोजिशन, कफ की वजह से डिपोजिशन हो जाता है, ये धीरे धीरे वाल का थिकनिंग वाल होने का, थिकन वाल होने, डिपोजिशन होने शुरू हो जाता है। इसमें भी देखो स्मूथ मसल्स दिखा दिया, इसमें भी दिखा दिया। इसमें इसी तरह उसके एल्वोला में जाकर इसे देखो ना, साइनस इस तरह होना लगेगा, बाद में उसमें कफ डिपोजिट हो जाने के बाद साइनस पूरा पता चल रहा था। देखो एनएस एल्वोला है, अंगूर से जो गुच्छा जैसा। तो उसके बाद अस्थमा का ये डिफिनेशन हुआ। अस्थमा का जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा में सबसे पहला पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी वह फैमिलियर हिस्ट्री होगा, हेरिडिटी होगी। दूसरा एलर्जी, अभी मैंने बोला कि एलर्जी, दूसरा एलर्जन की वजह से, इस्नोफिलिक की वजह से, या उस एरिया में रहता लोग जिस एरिया में हमेशा ठंडा रहता, शिमला में हमेशा आइस गिरता है, कश्मीर में, नैनीताल में, ठंडी इलाका में, या पारपथी इलाका में, या मौसम चेंजिंग, कभी ज्यादा धूप कभी ठंडी, उससे भी उस इलाका वाला में कॉमन रिस्क फैक्टर रहता है। दूसरी बात क्रोनिक एक्सपोजर टू एयरवे इरिटेंट और द एलर्जन, यानी बार बार रिकरेंट होने के बाद से उसके बाद एक्सपोजर पड़ा, या धूल गर्दा में बगल में दुकान खुले हुआ शॉप रोड के साइड में जहाँ धूल गर्दा ज्यादा पड़ते हैं, उस एरिया वाला को बाल से डस्ट स्मोक इससे भी होता है। उसके बाद ट्रिगर्स ऑफ द अस्थमा में नंबर 1 एलर्जन, अभी मैंने बोला एलर्जन में डस्ट, वाल, केमिकल में पेपर को कटा, यानी कोई रबर टायर कंपनी में टायर कंपनी वाला काम करने उसके धूल गर्दा पड़ता, उससे लिया। दूसरी बात एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा एक होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। दूसरी बात रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, रेस्पिरेटरी की वजह से ब्रोंकस में ब्रोंकुल्स होने के बाद भी अस्थमा। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, आ रही है बात। अच्छा ठीक है, इसमें नेट चला गया था, इसमें लिखा था नेट जा रहा है। दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा नोज एंड साइनस प्रॉब्लम,
इससे पहले भी हम लोग तुमको बताए थे कि एलर्जी राइनाइटिस हो या साइनोसाइटिस कन्वर्ट करता है अस्थमा में। रिकरेंट अस्थमा में, रिकरेंट जब एलर्जी होता है बाद में वह अस्थमा में चले, अस्थमा में कोई कहे ब्रोंकुल्स का नरिंग हो जाएगा। दूसरी बात गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इस सब का इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो, स्लाइड शेयर हो गया? हाँ सर, हाँ शेयर हो रहा। हाँ, तो इमोशनल स्ट्रेस, ये भी जो ब्रोंकियल अस्थमा, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस ये साइकोलॉजिकल, जैसे देखे हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम में होता है उसी तरह स्ट्रेस की वजह से लगता है कि नोरिंग हो गया, धीरे धीरे उसको साइकोलॉजिकल। और अस्थमा का जो पैथोफिजियोलॉजी है वह देखो क्या है कि ट्रिगर फैक्टर में चाहे एलर्जन की वजह से आया, समझे, ट्रिगर फैक्टर एलर्जन के वजह से आया, धूल दवाल की वजह से, या हेरिडिटी वजह से आया, समझे, तो या लोकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आया, तो एयरवर इन्फ्लामेशन में तो सबसे पहले क्या होगा कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ब्रोंकस में हाइपर सिक्रेशन होगा, और क्या एयरवे म्यूकस ऑफ द कंस्ट्रिक्शन हो जाए, धीरे धीरे पिक्चर से मैं वाल दिखाया हूँ, और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल मेम्ब्रेन होगा, जिसके कारण नेरिंग ब्रीथिंग पासवे, यानी ऑक्सीजन पास, एयर पासवे का नेरिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से जितनी ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा निकलना नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा होगा, तो है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा लंग्स में, जिसकी वजह से दम फूलेगा। उसमें क्या हो जाएगा, विजिंग में क्या, नॉइजिंग साउंड विदाउट स्टेथोस्कोप, विजिंग में घर घर आवाज करेगा। उसके बाद कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन द चेस्ट, यानी चेस्ट, दैट इज कॉल्ड चेस्ट हेवीनेस, यानी डिसेनिया, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग, कफ, टाइटनेस इन द ब्रीथ। तो इसका ये साइन मिलेगा, ये पैथोफिजियोलॉजी में ये ट्रिगर्स फैक्टर का बताया कि 3 कैसे होता है, बताया है इसको। उसके बाद मैनिफेस्टेशन अभी बता दी नीचे में, द 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा, नंबर 1 कफ स्पेशली एट द नाइट, याद रखना, स्पेशली एट द नाइट एंड मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग स्टार्ट में सुबह रात में और सुबह मॉर्निंग होता है, तो अक्सर इसोफेजिक कफ होता है, याद रखना, फिर मैं बोलता हूँ, और एलर्जन कफ होता है। तो इसमें अस्थमा ज्यादातर एलर्जन होता है, जिसके कारण वह नाइट में दौरा पड़ते हैं, सुबह में दौरा पड़ते हैं, रात में कफ ज्यादा बढ़ जाएंगे। और डिसेनिया ऑन एक्सर्शन या डिसेनिया ऑन रेस्ट भी हो सकता है, एक्सर्शन ऑन रेस्ट दोनों में इसमें होते, क्योंकि इसमें क्या है कि एलर्जिन अस्थमा की इस्नोफिलिक नाइट में, जब नाइट ठंडी के मौसम ज्यादा रात में है या सुबह अर्ली सुबह में ज्यादा बढ़ जाता है। एंड विजिंग मीन्स में नॉइजिंग, यानी वो सांस लेगा, नॉइजिंग साउंड, घर 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 मारेगा, मतलब नॉइजिंग विदाउट स्टेथोस्कोप भी घरघराहट की आवाज सुनेगा। और 3 चीज इसमें हो गया, बता दिया, कफ, वीज और डिसेनिया। इन सम इंस्टेंस कफ में बी द ओनली सिम्टम, अस्थमा अटैक often occur at night or early in the morning, अभी हम बताए, possibly due to circadian variety the influence airway receptor of the threshold, अक्सर ये एसिनोफिलिक की वजह से होता है। तो क्लिनिकल में फिजियोलॉजी में अभी बताते हैं, फिर बोले वही चीज को रिपीट में इसे बताया गया है। देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, वीज और चेस्ट टाइटनेस, दैट इज अ सिम्टम ऑफ अस्थमा। ये सिम्टम सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। असेसमेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो है, जो इसमें भी हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री लेना चाहिए। उस समय इम्फिजमा में, सीओपीडी में फैमिली हिस्ट्री थोड़ा सा है, लेकिन उतना लेने की कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर रिस्क फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग है, और इसमें एलर्जन के बाद फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जैसे चाइल्डहुड अस्थमा के, जनरल के बच्चों में भी हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर बाद में हुआ, ये भी हिस्ट्री लेना जरूरी है। दूसरा इन्वायरमेंटल मैंने बताया, और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, जैसे में काम कर रहा है केमिकल इंडस्ट्री में, रबर फैक्ट्री में, कोई भी
ये चीज बहुत हिस्ट्री पूछना जरूरी है। इसे नहीं आया सिर्फ दम फुल है, शॉर्ट एंड ब्रीथ कफ और उसको डायग्नोसिस करिए क्या अस्थमा है तुमको। हिस्ट्री को इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कंफर्म हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, स्पुटम कल्चर करके देखना है कि कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है। स्पुटम कल्चर इसलिए करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया ही के लिए कल्चर होता है, दूसरे चीज के लिए नहीं होता है, याद रखना। तीसरा, आर्टियल ब्लड गैसेस इसलिए एबीजी करते हैं जो पेशेंट एक्यूट एग्जामिनेशन ऑफ अस्थमा में हो और वो आईसीयू में भेजना रेफर करना हो जनरल क्लिनिक से, तो उसको देखना है कि एबीजी में पीएच तो नहीं कम हो, पीएच कम हो रहा है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बढ़ रहा है, यानी दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं हो रहा है। और इसके लिए अगर उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ में होता है एबीजी के अंदर, तो इतना देखना पड़ेगा। तो बाइकार्बोनेट तो कम नहीं हो रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड तो कम नहीं रहा है, सोडियम तो कम नहीं रहा है, पोटासियम बढ़ नहीं रहा है, तो इसके कारण उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं पेशेंट को ओपीडी से आईपीडी में, इसलिए एबीजी कराना चाहिए। और इसे एबीजी जो है आईसीयू की चीज है, वो आईसीयू में पर डे का देखना है कि कितना कम रहा है कितना बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को और पीएच को, इसके मैनेजमेंट का चीज है। अरबी में बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, पल्स ऑक्सीमेट्री, वही SpO2 सैचुरेटेड पावर ऑफ ऑक्सीजन एंड पल्स इज मिरर द हार्ट। पल्स रेट देखने और दो चीज पल्स ऑक्सीमीटर में मिलता है, सिर्फ SpO2 जैसे 96 से 100 होना चाहिए, पल्स 60 से 100 या 70 से 100 तक होना चाहिए, और 60 से नीचे को ब्रेडिकार्डिया कहेंगे और टैकीकार्डिया 100 को ऊपर से कहेंगे टैकीकार्डिया, उसको देखने के लिए। तीसरी बात, उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कल भी मैं बताया था, एक स्पायरोमेट्री है, दूसरा है एक स्पायरोमेट्री है, दूसरा मैं कल बताया हूं, दूसरा उसी के अंदर का भी पार्ट है, बाहर भी अलग से है। पीक फ्लो मीटर एक इतना बड़ा आता है, अभी मीटर बता देते हैं कैसा आता है। पीक एक्सपेक्टिव फ्लो मीटर आता है, 2 से से मारना है, इंस्पिरेशन करके एक्सपेक्टिव फोर्स को देखना है कितना है, कि 4 लीटर का निकलता है, 3 लीटर पता चलता है कितना लीटर तुम्हारा निकला है, इसलिए पता चल जाएगा। दूसरा इंटेंसिव स्पायरोमीटर, ये दूसरा चीज है जो पीक, देखो ये इसको देखो, पीक फ्लो मीटर स्पायरोमेट्री बताए थे, उसमें भी स्पायरोमेट्री में सब हो जाता है, ये पीक स्पायरोमेट्री फ्लो सब आता है, लेकिन अगर वो नहीं अवेलेबल है, अगर स्पायरोमेट्री मीटर नहीं अवेलेबल है तो पीक फ्लो मीटर यूज कर सकते हैं आप। इनसे एकदम सांस अंदर करना है, लंबा एक्सप्रेस करना है, देखो ये करने का तरीका भी बताया, ये करने का तरीका भी बताया, तो ये ऐसा करता है कि ये कैसे सांस लेते हैं, तो ये बताया है बउआ बाबू। दूसरी बात देखो, एक यार निहाल आया, देखो ये पीक फ्लो हुआ, ये करने का तरीका हुआ, और दूसरा है इंटेंसिव स्पायरोमीटर। एक तो स्पायरोमीटर है, एक है कि कम रेट में इजी अवेलेबल हो जाता है, खरीद के लोग, इसमें एक्सरसाइज भी हो सकता है लंग्स का कंप्लान का, ये भी करते हैं, जिसको अस्थमा है उसको फूकने के लिए भी करते हैं, और इसमें मीटर लगा रहता है कितना स्केल है, उसी हिसाब से फूकते हैं इसमें, इसी के अंदर फूकते हैं। 3 तरह का इसमें लिखा रहता है, 100 200 300 400 4 लीटर, देखो इसमें बताया जाएगा। 500 ml है, 1000 ml देखिए है, 1500 ml है, ये है, इसमें पता चलता है कि कितना तुमने एक्सपायरेटरी वॉल्यूम तुम ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यानी फेंकता है। एक्सपायरेटरी लंग्स कंप्लान देखने के लिए करते हैं, ये इजी अवेलेबल रहता है। और उससे जिस पेशेंट को है अस्थमा, उसको भी एक्सरसाइज कराते हैं, लंबा सांस लिए अंदर छोड़े, लंबा सांस लिए करे, उसको भी लंग्स कंप्लान के लिए यूज करते हैं हम लोग। दूसरी बात, प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा ट्रिगर, जो अस्थमा के किस किस वजह से होता है उसको लिए प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए नॉलेज इज द की द क्वालिटी द अस्थमा केयर। जैसे ना जिस पेशेंट को अस्थमा है उसको एकदम उसको नॉलेज समझाना है, उसको गाइड देना है, तुमको एलर्जन से बचना है, तुमको सिगरेट नहीं पीना है,
तुमको ढूल करता है उससे छोड़ना है, तो उसको उस चीज का नॉलेज, या जिस भी डिजीज का जो पेशेंट है उसको ये नॉलेज बहुत जरूरी देना है, तुमको ये बीमारी है और तुमको ऐसे कर रहा है केयर, क्योंकि प्रिवेंटिव इज द बेटर देन द क्योर। जितना तुम बचाओगे तो वही इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन करोगे उतना ही अच्छा क्योर है। प्रिवेंशन नहीं करोगे क्योर जल्दी नहीं होगा कोई चीज में भी। एग्जाम्पल डायबिटीज है, डायबिटीज का मेडिसिन दोगे और कहोगे चीनी खा लो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हकीम कह देते हैं हमारा यूनानी दवाई खिला देते हैं उसके बाद होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परहेज बहुत जरूरी है, हम लोग को यूनानी में असूल इलाज बहुत जरूरी है, तो असूल इलाज पर मेंटेन कर लिया तो उससे भी बिना मेडिसिन के भी 30% 20% आराम को पेशेंट ठीक हो सकता है। ये चीज प्रिवेंशन उसको बताना है, बहुत प्रिवेंशन ही बताया कि डस्ट से दूर ना है, मैट से, हॉट से यानी घोड़ा वाला पुआल है उसके बाल इलाका से, मट्टी से, इस सब से दूर रहना है। तो बिछावन से, चादर से, धान धूल करता झाड़ते हैं उस सबसे बचना है, वही सब है देखा। तीसरी बात, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है हम तुमको बताए थे अभी, रबू स्टेटस अस्थमा जो है उसी तरह दौरा जिसमें पड़ता है, बोहर के तरह दौरा पड़ता है, इसमें भी स्टेटस अस्थमेटिक, इसमें भी क्या होता है पेशेंट को ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा दौरा पड़ेगा लगेगा कि पेशेंट दम हो जाए, पेशेंट सोया रहेगा तो बैठना चाहेगा, क्योंकि फ्लूइड इतना कंजेशन उसको लंग्स में है, एल्वोला में, पेशेंट को बेसल कंजेशन होने की वजह से पेशेंट उठ कर बैठ जाएगा, कार्डिक बेड की तरह रहेगा, उसके उठ जाएगा, अगर बैठा हुआ है दम फूलेगा तो उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, उठ नहीं पाएगा, वो इतना ज्यादा दम फूलता पेशेंट उठेगा लगेगा गिर जाएगा, दम टूट जाएगा। इसलिए कभी कभी खतरनाक होती है अस्थमा। जनरल में अस्थमा उतनी खतरनाक नहीं है शुरू में, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करने में वह एक ज्यादा 20 साल 40 साल होने के बाद वह खतरनाक स्टेज में हो जाती। ऐसा नहीं है कि अस्थमा हुआ जल्दी मर गया, बहुत लंबा टाइम रहता है, इसलिए कि इसमें जनरल बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होती है, सिंपल बैक्टीरिया होती है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, न्यूमोकोकस, हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, तो इस सब में कॉमन आता है जाता है, इससे आदमी जल्दी नहीं मरता है। लेकिन एक उसके साइड इफेक्ट, उसके जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन से हार्ट फेल्योर में पेशेंट चला जाता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर में चला जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाता है, उसके बाद सिक्किम में निमोनिया अटैक कर जाता है। तो इस चीज से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। तो ये जो है, और ये हुआ। दूसरी बात, मेडिकल मैनेजमेंट जो कल जो बताए तो उसी तरह में, लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रोंकियल अस्थमा में हम लोग शॉर्ट दे देते हैं, साबा। हम लोग कल शॉर्ट वे बताए थे कि बीटा एडिनाजिन जो है वह शॉर्ट वेव देना, साबा लाबा, तो पहले शॉर्ट वेव से हम लोग इस शॉर्ट मेडिसिन देंगे, साबा देंगे, तो साबा में क्या बताए थे, सल्बूटामोल दिए थे, टर्बूटामोल देंगे, तो इसमें भी सल्बूटामोल टर्बूटामोल देते हैं, लेकिन ये शुरू में लोग उसको परहेज करना चाहिए, क्योंकि एजेड आदमी के लिए रहने देना चाहिए, क्योंकि